कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब सामने स्क्रीन पर बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट्स के कलर लिखे हैं, तो ये कलर आप अपने पास नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेरियम सल्फेट का व्हाइट भी वो खराब होगा, पहले भी बोल रखा मैंने, चाहे वो चिप्स हो चाहे वो इंसान हो, जिसको हवा लगी तो वो खराब होगा। अगर जिसकी आईज में इशू है तो वो देख तो सकता नहीं कलर, तो उनके लिए स्पेशली बनाए गए थे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ताकि स्मेल के बेसिस पे पता चल जाए वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस एसिड और वाटर से रिएक्ट करने में बेटा मेटल के अलग ही नखरे चल रहे हैं। कोई मेटल कह रहा है कि मैं तो हाई टेम्परेचर पे वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा, पेट्रोल में फिंगर डिप करके उसको टच करोगे ना तो बलून फट जाता है, क्योंकि वो भी हाइड्रोकार्बन ये भी हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन दूसरे को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, लाइक डिसोल्व लाइक। तो इस गैंग को रिमूव करने का प्रोसेस क्या है? एनरिचमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O, एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और प्योर मेटल मिल जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंबल है OH। अगर कहीं पे OH दिख जाए तो अल्कोहल है, CHO दिख जाए तो एल्डिहाइड है। जितनी लंबी कार्बन की चेन बेटा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। पिछले साल क्वेश्चन था, ये लाल कलर का जो डस्ट मैंने दिखाया है इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि बेटा इसके दो पार्ट्स होते हैं डिटर्जेंट के, एक होता है पोलर। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ ले भाई। और आज बेटा इस 45 मिनट के अंदर हम लोग रिवाइज करेंगे क्लास 10th की कंप्लीट केमिस्ट्री, क्योंकि एग्जाम से पहले बेटा एक क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। होपफुली आप लोगों ने अपना जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा और अब आप रिवाइज कर रहे होंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी। अगर बेटा आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज जब भी आप एक अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए बेटा कोशिश करेंगे कि आज हम कंप्लीट केमिस्ट्री को 45 मिनट्स में फिनिश कर लें, ताकि आपको एक क्विक रिवीजन मिल सके। चलिए, चैप्टर का नेम है बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में से बेटा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन भी मिल सकता है, रिवर्सिबल नहीं होते, जबकि फिजिकल चेंजेस कैन बी इजीली रिवर्सिबल। ये पॉइंट याद रखना, फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्स किए जा सकते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते। इसके अलावा बेटा जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, फिजिकल में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, जबकि केमिकल में नया प्रोडक्ट बनता है। मेन यही दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नया प्रोडक्ट किसमें बन रहा है ये पॉइंट याद रखेंगे, और फिजिकल और केमिकल में से कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल है। एनसीईआरटी के अंदर कुछ पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, एग्जांपल मेंशन किए हुए हैं, तो वो एग्जांपल भी आप देख के जाएंगे। कोई भी बेटा कैंडल बर्न हो रही है, लकड़ी जल रही है, तो एक केमिकल प्रोसेस है। जिसमें स्टेट चेंज हो रही है जनरल, जैसे आइस का मेल्ट होना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। चलिए बेटा, इसके बाद आपके पास है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। देखो बेटा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर सिंपल सी बात ये होगी, या तो स्टेट चेंज हो रही होगी, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर कोई कलर बन रहा होगा, या फिर कोई हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, या कोई गैस निकल रही होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे पास जिससे पता चल जाता है कि वेदर केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग और नॉट। तो पेपर में आ सकता है एमसीक्यू में, देखो स्टेट चेंज होना, कलर चेंज होना, गैस बनना, या फिर टेम्परेचर का चेंज होना। टेम्परेचर के चेंज होने से भी ये पता चलता है रिएक्शन हो रही है या नहीं, जैसे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा ये मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसमें याद करके जाना है? मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है, एक पॉइंट याद रखोगे, और व्हाइट कलर का पाउडर, व्हाइट कलर की राख प्रोड्यूस होती है, और इसकी रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज Mg+O2। सबसे बेसिक रिएक्शन है Mg+O2 MgO। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हमें सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है कार्बोनेट की या ऑक्साइड की। अगर आप उसको रब नहीं करोगे तो ये इफेक्टिवली बर्न नहीं होगा। केमिकल इक्वेशन तुम्हें पता है बेटा, एक रिएक्टेंट होते हैं, दीज आर रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। क्लियर? अब एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस हो, हमें क्या करना पड़ता है? उसको बैलेंस करना पड़ता है। व्हाई बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड? बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। याद रखेंगे बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अच्छे से ओबे हो सके। क्लियर? बैलेंसिंग का बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज आप करते हो, हमें कुछ भी करके क्या करना होता है? बैलेंस करके इक्वेशन को लिखना है। देखिए, अगर पेपर में बैलेंस करने के लिए आ जाए तो बैलेंसिंग करनी है। अगर आपसे खाली इक्वेशन पूछ ले तो बैलेंस नहीं भी करोगे तो चलेगा।
बट बैलेंस करने के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं बेटा। रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए स्टेट मेंशन करोगे, जैसे गैस है, सॉलिड है, एक्वस है, अगर पानी में घुला हुआ कोई तो अप एरो का मतलब है गैसिबल, डाउन एरो का मतलब है पीपीटी, या फिर इसको पीपीटी ऐसे भी कई बच्चे लिख देते हैं। तो रिएक्शन को बेटा इंफॉर्मेटिव बनाना भी बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस करने की है। जैसे बैलेंस में बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज करते हैं। जैसे CH4 में कार्बन बैलेंस है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, कार्बन बैलेंस है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2, तो यहाँ मैंने 2 लगाया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन के बैलेंस होते ही यहाँ ऑक्सीजन का नंबर कितना है, ये 2 ऑक्सीजन और ये भी 2 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन होगी, तो मुझे इधर ऑक्सीजन 4 करनी थी तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। सो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वुड बी CH4 + 2O2 गिव राइज टू CO2 + 2H2। पहले इक्वेशन कैसी थी, अनबैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अब कैसी होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए बेटा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन में बेटा मैक्सिमम चांसेस हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जिसमें एक हमारे पास जो सब्सटेंस है वो ब्रेक हो जाए सिंपल सब्सटेंस में। कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, आने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में बेटा एक पॉइंट बताना चाहूंगा, वो सुन लो। अगर किसी रिएक्शन में हीट निकल रही है दैट इज एक्सोथर्मिक, अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक। अगर आप एनसीईआरटी में से बेटा केमिस्ट्री को रिवाइज करना चाह रहे हो क्विकली, तो इसी चैनल पे कंप्लीट केमिस्ट्री इन 30 मिनट्स की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करी हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप कर सकते हो। तो अगर किसी रिएक्शन में हीट निकल रही है और वेसल गर्म हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और वेसल ठंडा हो रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको पता है कोई चीज डिकम्पोज होती है। अब किसी चीज को तोड़ने के बेटा 3 रास्ते हो सकते हैं, या तो वो हीट से टूट जाए, है ना, हीट से टूट जाए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, करके जाओगे। PbNO3 होल ट्वाइस गिव राइज टू PbO + NO2 + O2। टाइम नहीं है कि मैं लिखूं यहाँ पे। FeSO4 गिव राइज टू Fe2O3 + SO2 + SO3। CaCO3 गिव राइज टू CaO + CO2। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करके जाओगे। क्लियर, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, जैसे AgCl की रिएक्शन AgBr। बेटा कलर भी याद रखना, आगे सोल्ट्स के कलर भी आपको बताने वाला हूं। AgCl व्हाइट होता है, Ag सिल्वर होता है, तो व्हाइट से सिल्वर कन्वर्जन को ऐसे भी पूछ सकता है। ये एक रिएक्शन हो रही है जिसमें कन्वर्जन हो रहा है व्हाइट टू सिल्वर। AgBr का कलर होता है येलो, याद रखना AgBr का कलर होता है येलो। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस पे बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है रिएक्टिविटी सीरीज पे। मेटल नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके, जो ज्यादा रिएक्टिव वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम द सोल्ट सॉल्यूशन। ये एक्टिविटी बेटा पेपर में आ रही है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएगा। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है जब आप एक लोहे की कील कॉपर सल्फेट में डालते हो, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ये आपको पता होनी चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, ये लाइन याद रखना बेटा, देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, और ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे पीपीटी बन जाए, ज्यादातर चांसेस रहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पीपीटी बन जाए, जैसे बेरियम सल्फेट के व्हाइट पीपीटी, लेड आयोडाइड PbI2 के येलो पीपीटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। क्लियर, अब सामने स्क्रीन पे बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट्स के कलर लिखे हैं, तो ये कलर आप अपने पास नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेरियम सल्फेट का व्हाइट, लेड आयोडाइड का येलो, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक, FeSO4.7H2O का ग्रीन, CuSO4. इसका ब्लू। इसको बेटा ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। AgBr का येलो अभी बताया, AgCl का व्हाइट होगा, कॉपर क्लोराइड का येलो होगा, Fe2O3 रस्ट का कलर, तो रस्ट, ये रस्ट का कलर रेडिश ब्राउन। एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, POP, ये जितने भी सोल्ट आपने एसिड बेस सोल्ट में पढ़े हैं उनका सबका कलर ज्यादातर क्या होता है, व्हाइट टोन में होता है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको याद करके जाना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन अड़ सकता है देयर इज अ सोल्ट ऑफ कलर दिस, तो वहां से हिंट लग जाता है जब आपको सोल्ट्स के कलर अच्छे से पता होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। रिडॉक्स रिएक्शन, ReDOX, रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा अगर किसी एटम से, ध्यान से सुनना, किसी एटम में ऑक्सीजन आ रही है तो उस एटम की ऑक्सीडेशन होगी। अगर किसी एटम से हाइड्रोजन छीन ली है तब भी उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो हाइड्रोजन का छिन जाना या ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन,
हाइड्रोजन का ऐड हो जाना और ऑक्सीजन का छिन जाना रिडक्शन, क्लियर। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा लिख दिया, अब इसको पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रिडॉक्स रिएक्शन तो मैं पता चल गया, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हो, दैट इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे एक बता देता हूँ। पीबीओ प्लस सी गिव राइज टू पीबी प्लस सीयू, है ना। इसमें आपको सी को सीओ से मिला देना है, पीबीओ को पीबी से। अब ध्यान से यहाँ पे क्या देखना है कि क्या हो रहा है इसमें। देखो पीबीओ से पीबी बना तो ऑक्सीजन माइनस, सी से सीओ तो ऑक्सीजन प्लस, मतलब इसमें पीबीओ की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। पीबीओ की क्या हो रही है, रिडक्शन, और सी की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। सी की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो अगर बेटा सी की ऑक्सीडेशन हो रही है तो सी क्या है, सी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर पीबीओ की रिडक्शन हो रही है तो पीबीओ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट के कुछ टॉपिक इस चैप्टर के बेटा, कोरोजन इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आयरन की रस्टिंग की Fe प्लस H2O प्लस O2, वैसे तो XH2 यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना वाटर कंटेंट है। तो Fe2O3 डॉट XH2 रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट जनरेट होती है, क्लियर। तो रस्टिंग क्या करती है बेटा, मेटल के वेट को कम कर देती है ना, मेटल को हल्का खोखला कर देती है, मेटल की जो प्रॉपर्टी है उसको खराब कर देती है। और स्पेसिफिकली आयरन का जो रस्ट होता है, आयरन का जो कोरोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। सिल्वर के केस में याद रखना Ag2S होगा, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी। इसी तरीके से कॉपर के केस में CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो ग्रीन कलर का होगा। तो कॉपर ग्रीनिश हो जाता है कोरोजन के बाद। कोरोजन से बचने के बहुत सारे मेथड आप यूज करते हो बेटा, गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक याद आ रहा होगा, पेंटिंग करते हैं, एलोइंग करते हैं, टिनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं बेटा, मेटल का कांटेक्ट कट कर रहे हैं एक्सटर्नल एयर से, क्योंकि एयर और वाटर होगा तभी कोरोजन होता है। सो दीज आर द मेथड व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट द कोरोजन। रेंसिडिटी आपको पता है, जिसको हवा लगी वो खराब होगा, पहले भी बोल रखा मैंने, चाहे वो चिप्स हो चाहे वो इंसान हो, जिसको हवा लगी तो वो खराब होगा। तो चिप्स जो है फैट कंटेनिंग फूड है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते हैं तो फैट की ऑक्सीडेशन हो जाती है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज एरियल ऑक्सीडेशन, और इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। खराब होने लग जाती है, स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी को कैसे बचा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज कर लें। BHA और BHT इसके एग्जाम्पल हैं। चिप्स के पैकेट के पीछे देखना, जो जैम्स की बोतल में लिखा होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, क्लियर। एयर टाइट कंटेनर में खाने को रखेंगे बेटा, एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो बचा पाएंगे खाने को। रेफ्रिजरेटर में रख देंगे खाने को, लो टेम्परेचर पे भी देखा गया है रेंसिडिटी कम होती है। चलिए बेटा, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, अभी भी हम टाइम से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। टारगेट है 45 मिनट्स में, कोशिश करूंगा 45 मिनट्स में फिनिश हो जाए, बट अगर 50 मिनट्स भी हो जाए बट वो वर्थ इट होने चाहिए। चलिए, एसिड बेस सोल्ट अगला चैप्टर है बेटा। एसिड के बेसिक पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। एसिड क्या होते हैं, सारे इंटरेस्ट कोई नहीं पूछेगा, बट हाँ असर्शन रीजनिंग या एमसीक्यू में आ सकते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, H पॉजिटिव आयन देता है, कोरोड करता है मेटल। बेटा H पॉजिटिव आयन याद रखना, वाटर के साथ मिलके H3O भी बना लेते हैं। तो एक बार पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था, H3O का मतलब H पॉजिटिव ही है। H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन, जो कि H पॉजिटिव आयन ही है, तो H3O एसिड को ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऐसा कोई एसिड, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई एसिड जो डिसोशिएट होने के बाद बहुत सारे H पॉजिटिव आयन दे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसा कोई एसिड जो डिसोशिएट होने के बाद थोड़े से H पॉजिटिव आयन दे, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, क्लियर। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें पानी कम मिला हो, डाइल्यूट जिसके अंदर हमने पानी मिलाया हो। एक और चीज, डाइल्यूशन के टाइम पे ध्यान रखेंगे, पानी को एसिड में डालेंगे या एसिड को पानी में डालेंगे। बेटा एसिड को पानी में डालेंगे क्योंकि बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट निकलेगी जो स्पिल आउट हो सकती है आपके ऊपर, एसिड आपके ऊपर आ जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, एसिड को वाटर में डालेंगे ताकि जो हीट निकले वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले। ऐसे बेटा बेस की कहानी है, वो OH नेगेटिव आयन देते हैं, है ना, सोपी इन टच होते हैं, कड़वे होते हैं। कई बार तुमने देखा होगा साबुन या फिर कोई बेस है, वो बेस जब हम टेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा कड़वा फील होता है या थोड़ा अजीब खारा सा उसका टेस्ट होता है,
ब्लू कलर, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, याद रखना। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, NaOH, KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जबकि हमारे पास NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस का एग्जांपल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस का एग्जांपल है, इनो में प्रेजेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। व्हाट आर एल्कली? वाटर सोल्यूबल बेस, ऐसा कोई बेस बेटा जिसको वाटर में सोल्यूबल कर सकें, दोज बेसिस विल बी कॉल्ड एज एल्कली। उन बेसिस को हम क्या बोलने वाले हैं? दोज बेसिस विल बी कॉल्ड एज एल्कली। चलिए इंडिकेटर्स देखो, इंडिकेटर्स का मतलब क्या बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है? हम टेस्ट तो कर नहीं सकते, अब टेस्ट कर लेंगे, तुम कहोगे लेमन जूस टेस्ट कर लो, बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी तो है, उनको अगर टेस्ट करोगे तो नुकसान हो जाएगा, हम डेथ भी हो सकती है पर्सन की। तो हमें क्या चाहिए होते हैं? देयर आर सर्टेन इंडिकेटर व्हिच विल चेक दैट वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस। याद रखना बेटा, कुछ इंडिकेटर होते हैं नेचुरल, नेचर में मिलते हैं, जैसे हमें नेचर से मिलती है हल्दी मिलती है, तो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है। लाइकन काई जैसा होता है, हमें नेचर में मिलता है, तो वो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है ना। तो बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं जो लैब में बनते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, और कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं जो बेसिकली विजुअली इंपेयर्ड पर्सन यूज करते हैं। बेटा कोई साइंटिस्ट अगर जिसकी आईज में इशू है तो वो देख तो सकता नहीं कलर, तो उनके लिए स्पेशली बनाए गए थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ताकि स्मेल के बेसिस पे पता चल जाए वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ये एग्जांपल बेटा याद रख लेना स्मेल वाले के, ऑल्फैक्टरी के, क्लोव है, वनीला है, अनियन एक्सट्रैक्ट है। अब इनके ना कलर्स पेपर में आ जाते हैं, मैं कोशिश करता हूं 20 सेकंड में आपको बता दूं। जितने भी बेटा ऑल्फैक्टरी हैं, एसिड के अंदर उनकी स्मेल सेम रहेगी, पर बेस के अंदर उनकी स्मेल गायब हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्मेल वाले में जैसे अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, अगर वो सब्सटेंस एसिड हुआ तो स्मेल सेम रहेगी, पर बेस में स्मेल क्या हो जाती है? गायब। सो बेस हमेशा स्मेल को गायब कर देंगे, तो ये याद रखना है। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर बेटा हमारे पास टर्मरिक, टर्मरिक का ओरिजिनल कलर होता है येलो, एसिड में कलर येलो रहेगा, बेस में रेड हो जाएगा, तो ये आपको याद कर लेना है। सिमिलरली हमारे पास लिटमस का कलर तुम्हें पता है, एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में ब्लू। रेड कैबेज का ओरिजिनल कलर रेड होगा, एसिड में कलर रेड होगा, बेस में कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको क्या करने हैं, ये सारे के सारे कलर याद रखने हैं। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज, एसिड में कलर रेड, बेस में कलर येलो। फिनोप्थिलीन का ओरिजिनल कलर कलरलेस, एसिड में कलर कलरलेस, बेस में कलर पर्पल पिंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। क्लियर? एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं बेटा, तो क्या करते हैं? अच्छा, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है, मैं मेनली स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी पे आऊंगा बेटा। ये हाइड्रोजन वाली जो एक्टिविटी है ये भी लिख रखी है, Zn + H2SO4। जब भी मेटल एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सोल्ट बनता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को टेस्ट करने की एक्टिविटी है, दैट इज पोप साउंड टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब एक और रिएक्शन है बेटा, उस रिएक्शन की भी एक एक्टिविटी दे रखी है कि कोई एसिड लिया और एसिड को मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करवा दिया या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराया। देखो बेटा ये रेड से जो मैं लिख रहा हूं, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? NaCl एक सोल्ट बनेगा, साथ में वाटर बन गया, साथ में गैस निकलेगी बेटा CO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस CO2। CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की। याद रखना, CO2 लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की कर देती है, और मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। चलिए बेटा नेक्स्ट वन, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तो पेपर में आएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन बेटा जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि सोल्ट और वाटर बन जाए, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? इसके अलावा बेटा मेटालिक ऑक्साइड के साथ कलर याद कर लेना, जैसे कॉपर क्लोराइड का कलर पीछे बताया था तो पूछा जा सकता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट करेंगे। हाँ, एसिड और बेस में बेटा क्या चीज कॉमन होती है? दोनों आयनाइज होते हैं, दोनों आयनाइज होते हैं, दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एसिड तो बहुत ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं, बेसिस भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, बट एसिड बहुत ज्यादा कंडक्टर होते हैं। H पॉजिटिव आयन एसिड देते हैं, OH नेगेटिव आयन बेस देते हैं। मुझे बताओ, क्या कोई बेस है तो उसके पास H पॉजिटिव आयन नहीं है बट बहुत थोड़े अमाउंट में? क्या कोई एसिड है उसके पास OH नेगेटिव आयन नहीं है बट बहुत थोड़े अमाउंट में? ज्यादा H पॉजिटिव है, थोड़े OH नेगेटिव हैं, तो वो एसिड है, अदरवाइज बेस है। क्लियर? एसिड बेस बेटा ये सब, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, ये सब एक्टिविटीज के बारे में लिख रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच बेटा, पीएच पे कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। पीएच क्या होता है बेटा? एक पैरामीटर होता है जो हमें बताता है कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज्यादा बेसिक है। पीएच की बेसिक जो रेंज होती है बेटा, दैट इज 0 to 7। अब 0 to 7 रेंज में अगर आप देख रहे हो, 0 to 7 रेंज में बेटा
जो 7 होता है, 7 न्यूट्रल के लिए होता है, 7 से इधर वाले एसिड, 7 से इधर वाले बेस। क्लियर? 0 to 3 4 वाले स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इधर वाले वीक एसिड, इधर वाले वीक बेस, इधर वाले स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने कैसे याद किया हुआ है, बॉर्डर वाले जो होते हैं बेटा वो स्ट्रॉन्गनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके ऊपर बेटा एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एसिड रेन। हाँ जी, एसिड रेन के लिए बेटा कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? SO2 SO3, जो आपके पास इक्वेशन रिएक्शन में भी बनती है। NO2 भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये सब पानी के साथ मिलके एसिड बना देंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से एसिड रेन, है ना। पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब अगर हमें एसिडिटी हो जाए तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पीनी पड़ेगी इनो, क्योंकि एसिड को एक बेस ही न्यूट्रलाइज कर सकता है ना। टूथ डिके, अगर 5.5 से पीएच नीचे चली जाए तो बेटा हमारा जो टीथ का इनेमल है, जो टूथ का ऊपर वाला पार्ट है, वो डिग्रेड होने लग जाएगा, क्योंकि एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया अटैक कर चुके हैं। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं जो बेसिक होता है, ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन बेटा, जब मधुमक्खी हमें कट करती है तो मिथेनोइक एसिड HCOOH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। मिथेनोइक और फॉर्मिक एसिड ये इंजेक्ट करती है, तो इसका सॉल्यूशन है या तो बेकिंग सोडा रब कर लो, या फिर आसपास अगर कोई डोक प्लांट है तो उसको रब कर लो। वैसे डोक प्लांट उस केस में दिया हुआ है जब आपको नेटल चुभ जाए। एक नेटल का प्लांट होता है बेटा, अगर उसका कांटा तुम्हें चुभ जाए तो आप डोक प्लांट यूज करोगे। सारा खेल एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सोल्ट प्लस वाटर का। बेटा ये एनसीईआरटी में से ही मैंने क्रॉप करके निकाला है। इसके अंदर मेंशन है कि किसमें कौन सा है। एसिटिक एसिड बेटा, जो इथेनोइक एसिड पढ़ते थे ना, उसी को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं। सिट्रिक एसिड ऑरेंज में होता है, इमली में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, अभी बताया, नटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से भी कंफर्म एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सोल्ट्स बेटा, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है? सोल्ट बनता है। याद रखेंगे बेटा, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सोल्ट न्यूट्रल बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है बेचारा, वीक बेस है तो सोल्ट एसिडिक बनेगा। वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्ट कैसा बनेगा? बेसिक सोल्ट बनेगा। सो पीएच ऑफ सोल्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज बता देता हूं, अगर मुझे सोल्ट का पता करना है इसके कंपोनेंट, तो उसमें हम क्या मिला देते हैं? वाटर मिला देते हैं। कैसे? वाटर के दो कंपोनेंट होते हैं ना, HOH, तो पॉजिटिव वाले के नीचे नेगेटिव वाला मिला दो और नेगेटिव वाले के नीचे पॉजिटिव वाला, तो आपको अंदाजा लग जाता है ये किससे मिलके बना है, NaOH और HCl। ठीक है जी। अब बेटा ये 5-6 सोल्ट्स हैं, इन सबकी इक्वेशन तुम्हें पता है। अगर मैं एक एक की इक्वेशन और एप्लीकेशन बताऊंगा बहुत टाइम लगेगा, बट सबसे ज्यादा चांसेस पेपर में होते हैं बेकिंग सोडा के आने के या पीओपी के आने के। वॉशिंग सोडा भी इंपॉर्टेंट है, बट बेकिंग सोडा एंड पीओपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। NaOH तुम्हें पता बेटा, कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हाइड्रोजन और क्लोरीन बाय प्रोडक्ट होते हैं, याद रखना, जिसकी अलग अलग एप्लीकेशन है। क्लोरीन को हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं और हाइड्रोजन को हम रॉकेट फ्यूल की तरह। क्लियर। ब्लीचिंग का मतलब क्या है? कलर उड़ाना। अगर मुझे कपड़े का कलर उड़ाना है तो ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट देन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अंदर बेटा ये रिएक्शन याद करना, मैंने बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था, ये 4 चीजें आपस में मिलेंगी तो बेकिंग सोडा बनेगा। याद रखना, खाली बेकिंग सोडा डालोगे तो केक कड़वा हो जाएगा, तो उसके लिए हमें साथ में बेकिंग पाउडर डालना पड़ता है, जिसमें एक एसिड होता है टार्टरिक एसिड, तो इस कड़वाहट को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज। वॉशिंग सोडा की फर्स्ट रिएक्शन सेम ही है। सेकेंड रिएक्शन में NaCO3 को हम हीट करके Na2CO3 बना लेते हैं, है ना। और थर्ड रिएक्शन में Na2CO3 प्लस 10H2O, तो ये बन जाता है Na2CO3.10H2O। अब ये जो 10H2O था, ये क्या था? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था बेटा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नथिंग बट द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब भी हम डॉट लगा के कुछ लिख रहे हैं, तो ये जो है, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉर्टेड है, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर किसी सोल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है तो हाइड्रेटेड सोल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्सेंट है तो एनहाइड्रस सोल्ट। क्लियर। इसके बेसिस पे बेटा एक एक्टिविटी भी आती है, जैसे ये पीओपी, CaSO4.12H2O बनता कैसे है? जिप्सम को हीट कर देंगे 373 केल्विन पे, तो क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा पीओपी। बट अगर आपने 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दिया हीट, तो बेटा डेड बर्न्ट प्लास्टर बन जाएगा, जिसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। सो इक्वेशन याद रखिए बेटा बच्चे ना, CaSO4 की जगह CuSO4 लिख देते हैं, याद रखना। CaSO4.2H2O इज जिप्सम, CaSO4
डॉट हाफ H2O इज POP। चलिए, व्हाट हैपन व्हेन pH मिल्क चेंज टू कर्ड। बेटा जब कर्ड बनती है तो pH डिक्रीज होती है क्योंकि एसिडिटी होती है, एसिडिटी के कारण उसकी pH चेंज होती है। हाँ जी, एक और चीज बतानी थी बेटा, इसमें ना एक वो भी दे रखी है एक्टिविटी एनसीईआरटी में, कलर चेंज होने पे हमारे पास कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O और कलर होगा ब्लू। हीट किया तो बना कॉपर सल्फेट, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ गया तो कलर हो गया व्हाइट। जो व्हाइट में फिर से वाटर डाला तो कलर फिर से ब्लू हो जाएगा। इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ सोल्ट पे एक्टिविटी आ सकती है कि हाइड्रेटेड सोल्ट को हीट करेंगे तो क्या होगा, और जब एनहाइड्रस सोल्ट बनेगा उसमें वाटर डालेंगे दोबारा से फिर क्या होगा। चलिए बेटा अगला चैप्टर बढ़ते हैं, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल की बेटा ये प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना, एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जनरल प्रॉपर्टीज तुम्हें पता है, मैलिएबल होते हैं मेटल, है ना, वन शॉट वीडियो है उसमें से कर लेना, बट एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सेप्शंस को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो बेटा। ब्रोमीन किस चीज की एक्सेप्शन है, मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट एक्सेप्ट ब्रोमीन व्हिच इज लिक्विड। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। नॉन मेटल को कहते हैं कि ये चमकदार होते ही नहीं, बट एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट और आयोडीन इसके एक्सेप्शन है। सिमिलरली हम कहते हैं कि मेटल तो हार्ड होते हैं, पर बेटा सोडियम पोटेशियम को नाइफ से कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। और नॉन मेटल भाई सॉफ्ट होते हैं, डायमंड इतना हार्ड होता है बेटा कांच को भी काटने के काम आता है। तो आपके पास ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है। मेलिएबिलिटी का मतलब शीट में कन्वर्ट करना, डक्टाइल का मतलब वायर में कन्वर्ट करना, और कितने किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है गोल्ड से, तो गोल्ड एक अच्छा डक्टाइल मेटल है। क्लियर। इसके अलावा बेटा हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं मेटल के एक्सेप्शन, फिर सोडियम और पोटेशियम की आ गई, और इसमें डायमंड की एक्सेप्शन आ गई कि भाई तुम तो कह रहे थे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, नॉन मेटल का लो, डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर। डेंसिटी, मेटल्स की हाई डेंसिटी है, पर अगेन वही सोडियम पोटेशियम को तो नाइफ से कट कर सकते हो, जबकि इसको इसकी जो डेंसिटी होती है नॉन मेटल की वो क्या होती है, लो होती है। सोनरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग, एक कंडक्टिविटी। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये लाइन अपने पास अभी लिखो कॉपी में। लेड एंड मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये एनसीईआरटी की लाइन है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लेड एंड मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सिमिलरली नेचर ऑफ ऑक्साइड एमबी से याद करवाया था, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, देखो बेटा मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में ना सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो कभी भी किसी मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे Cu+O2, तो जो ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक बनेगा। कोई पूछ ले कि भैया बताओ ये बेसिक कैसे है, इसको वाटर में मिला लेना, वाटर में मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा बेटा वो सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। चेक करने के लिए उस सॉल्यूशन को पीएच पेपर डाल के देखना, उस सॉल्यूशन में आप इजीली देख पाओगे कि भाई वो तो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर। अब कुछ मेटल जैसे होते हैं बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग पकड़ लेते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, इस वजह से उनको ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए, हम उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड हो गया, बेसिक होते हैं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा लास्ट बार बता रहा हूं सुन लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो मेटल से भी रिएक्ट कर जाएं और नॉन मेटल सॉरी जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाएं और बेस से भी। ZnO, Al2O3, लेड का जो ऑक्साइड है, ऑल दीज ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। ये रिएक्शन बेटा बहुत बार करवा रखी है, अब अगर याद नहीं है तुम्हें तो अब याद हो भी नहीं सकती, क्योंकि बच्चों ने बेटा 10-10 बार ये लिख के देख ली है। अगर तुम्हें अब याद नहीं है तो सिर्फ एग्जांपल करके चले जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वाटर से रिएक्ट करने में बेटा मेटल के अलग ही नखरे चल रहे हैं। कोई मेटल कह रहा है कि मैं तो हाई टेम्परेचर पे वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा, है ना, मतलब मेटल के अलग ही नखरे चल रहे हैं वाटर से रिएक्शन के पीछे। कोई कह रहा मुझे ठंडे पानी से रिएक्ट कराओ, कोई कह रहा मुझे गर्म पानी से रिएक्ट कराओ, कोई कह रहा ना जी मैं नहीं रिएक्ट करता, मुझे तो स्टीम से रिएक्ट कराओ। मतलब रिएक्टिविटी के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा, गर्म पानी से रिएक्ट करेगा या स्टीम से। मेरे साथ 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 बोलेंगे, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम पोटेशियम, ये करते हैं बेटा ठंडे पानी से रिएक्ट। इवन कैल्शियम भी ठंडे पानी से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट करता है। बेटा मैगी से याद करवाया था, मैगी बनाने के लिए गर्म पानी चाहिए, सो मैग्नीशियम रिएक्ट विद वार्म वाटर, गर्म पानी से। सिमिलरली हमारे पास कुछ मेटल होते हैं जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये कहते हैं हम तो स्टीम से रिएक्ट करेंगे, बट वो कह रहे हैं अगर तुम स्टीम से रिएक्ट करोगे तो हम तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा अलग बनाएंगे, हम तुम्हारा प्रोडक्ट बनाएंगे ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, हाइड्रोक्साइड वाटर से रिएक्ट करके बन रहा है, ऑक्साइड भी बन रहा है। जब स्टीम होगी तो ऑक्साइड बनेगा, जब वाटर होगा गर्म हो ठंडा हो तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखो बेटा
यहाँ पे हमने वाटर से रिएक्ट करा पोटेशियम को तो हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम को भी वाटर से रिएक्ट कराया तो हाइड्रोक्साइड बना, पर आयरन स्टीम से, देखो गैस स्टीम से रिएक्ट कराया तो ऑक्साइड बना Fe3O4। एक और चीज बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसे मेटल होते हैं जो पानी की सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन बबल्स निकलेंगे, वो स्टिक हो जाएंगे सरफेस पे, जिसकी वजह से वो मेटल क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। क्लियर। अब एक एक्सेप्शन केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा, तुम्हें पता है मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं वो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। अब इसमें एक गुंडा है, उस गुंडे का नाम है बेटा HNO3। उस गुंडे का नाम क्या है, HNO3। बेटा ये जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड जो है ये कहता है कि भाई मैं प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ना निकलवा के H2O निकलवाऊंगा, बिकॉज ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हाइड्रोजन की जगह क्या निकलवाता है, H2O, ऑक्सीजन चिपका देता है हाइड्रोजन में। बट इसका भी एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल हैं जो HNO3 की भी परवाह नहीं करते, इसके केस में आपको हाइड्रोजन ही निकालना। सी, अगर आपके पास HNO3 आ जाए तो प्रोडक्ट में H2O बनेगा, बट ध्यान रखना मैग्नीशियम और मैंगनीज अगर रिएक्ट कर रहे हैं HNO3 के साथ तो H2O ना बन के वापिस से क्या बनेगा, H2 ही बनेगा। दैट इज एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा मेटल ए मेटल बी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो बेटा। पुट सम लाइट कलर मेटल अराउंड कार्बन जोन, इन द लाइट हियर कम्स मेटल, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। आपको अगर कोई और ट्रिक भी पता बेटा, गो फॉर दैट। लास्ट मोमेंट पे नई ट्रिक्स को रिवाइज नहीं करना। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे एक पॉइंट याद रख लेना, हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है सोल्ट सॉल्यूशन से। नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। जैसे क्रिकेट के मैच में बेटा टीम्स को लगाया होता है, सबसे अच्छी टीम्स ऊपर, सबसे बुरी टीमें नीचे, तो स्कोर टेबल होता है। सिमिलरली रिएक्टिविटी सीरीज भी मेटल का स्कोर टेबल है। मेटल और नॉन मेटल बेटा जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाते हैं, ये कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। याद रखना बेटा, आयनिक कंपाउंड की खासियत, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कैटायन और एनायन आपस में मिलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आपको मिल सकता है। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। एक स्ट्रक्चर मैं आपको सिखा सकता हूं बेटा, जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, पहले भी करवा रखा। अब ये सोडियम कहेगा ना मैं कंप्लीट ना तू कंप्लीट, तो सोडियम कहेगा कि मैं ऐसा करता हूं, अपना एक इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूं। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और सोडियम के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बेटा जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलके क्या बना लेंगे, NaCl। MgO का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, MgCl2 का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। और 100 बात की एक बात, अगर कोई स्ट्रक्चर NCERT में गिवन है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड अभी बताया, फिजिकल नेचर होता है बेटा, सॉलिड होते हैं, ज्यादातर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सोल्यूबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डिसोल्व लाइक, बेटा जो जैसा होता है ना वो उसमें डिसोल्व होता है। बैलून फुला के अगर आप पेट्रोल में फिंगर डिप करके उसको टच करोगे ना तो बैलून फट जाता है, क्योंकि वो भी हाइड्रोकार्बन ये भी हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन दूसरे को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, लाइक डिसोल्व लाइक। तो नमक NaCl पानी में घुल जाता है, क्योंकि नमक भी आयनिक पोलर, वाटर भी पोलर, पर नमक पेट्रोल में नहीं घुलेगा, बिकॉज लाइक डिसोल्व लाइक। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर। अब अकरेंस ऑफ मेटल, बेटा जो मेटल हमें एग्जिस्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट में वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमारे पास ओर होती है या फिर मिनरल होते हैं। बेटा मिनरल, मान लो मैंने मेटल, देखो मेरे को गोल्ड चाहिए, तो अब गोल्ड ऐसा तो है नहीं मुझे सजा सजाया जमीन के नीचे मिल जाएगा। बड़े बड़े पत्थर जो हम जमीन में से निकालेंगे उसको बोलते हैं या तो मिनरल या तो ओर। अब तुम कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है? अगर उस पत्थर में से बेटा मेटल मैं इजिली निकाल पा रहा हूं, कम पैसे में कम खर्चे में ज्यादा मेटल मुझे मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ओर। So ore is that mineral from which the metal can be isolated profitably with less cost, that is called as ore. क्लियर। और मिनरल है जिसमें से मेटल थोड़े बहुत अमाउंट का होता है। सो ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्लियर। गैंग क्या होती है? जो इंप्योरिटीज होती है बेटा, जो भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी दैट वुड बी कॉल्ड एज गैंग। और मेटलर्जी पूरी ब्रांच को बोलते हैं बेटा, दैट इज अ ब्रांच दैट डील्स विद द आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। अब जो मेटल्स है ना बेटा, उनकी औकात के बेसिस पे उनको आइसोलेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए ट्रीटमेंट क्या है? अलग अलग। सबसे छोटा एनसीईआरटी में दे रखा है हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए बेटा, जैसे सोडियम वगैरह, सोडियम पोटेशियम, इसके करवा लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड मतलब मेरे पास NaCl होगा,
मेरे को NaCl में से Na अलग करना है, Cl अलग, तो मैं क्या करूं, इसको मोल्टन स्टेट में बिजली के झटके दे दूं, मोल्टन क्लोराइड की बिजली के झटके दे दूं, तो क्या होगा, Na अलग Cl2 अलग। अब Na क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मतलब कैथोड पे मेरे पास ये हो जाएगा और एनोड पे मेरे पास ये। सिमिलरली आप बाकियों को भी कर सकते हो, जैसे KCl है, KCl के लिए भी आप लिख सकते हो K+Cl2। सो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ मोल्टन क्लोराइड है, दोनों में फर्क है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी के लिए बेटा बहुत तगड़ा और बहुत खतरनाक दे रखा है। चलो हम एक मेटलर्जी के बेटा 3 स्टेप्स नहीं भूलेंगे क्योंकि MCQ में आ सकता है। सबसे पहले बेटा एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मेरे को एक गंदा मंदा सा पत्थर मिला और उसको मुझे साफ करना है, उसमें जो इंप्योरिटीज है गैंग रिमूव करना है, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब पत्थर निकला 10 किलो का, एक्चुअल में जो काम का पत्थर है वो 5 किलो का, तो 5 किलो उसके अंदर इंप्योरिटीज थी, गैंग था, तो उस गैंग को रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, एनरिचमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो मेथड बताऊंगा। बट देखो सेकंड स्टेप के बाद भी जो मेटल मुझे मिलेगा वो प्योर नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, उस मेटल की रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, मुझे उसको और साफ चमकदार बनाना पड़ेगा। जब आप जाते हो ना, कई बार तुम देखते हो किसी फैक्ट्री में, तो वहां पे इतनी साफ सुंदर कॉपर की प्लेट्स पड़ी होती हैं, तो वो थर्ड स्टेप के बाद आई हैं क्योंकि रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। चलिए बेटा, एनरिचमेंट ऑफ ओर में हम क्या करते हैं, गैंग रिमूव करते हैं। अब गैंग रिमूव करने के 3600 मेथड है, एनसीईआरटी में लिखे हुए, फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, 7th 8th की बुक्स में आपको मिलते हैं ऐसे मेथड। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा हाईली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव में से मैंने आपको हाईली रिएक्टिव का बता दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और प्योर मेटल मिल जाएगा। अब मीडियम रिएक्टिव वाले को सुन लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे पास ओर होती है ना बेटा, उसको या तो वो कार्बोनेट ओर होती है या सल्फाइड ओर। हमारे सिलेबस में 2 ही ओर है, या तो है कार्बोनेट ओर ZnCO3 या है सल्फाइड ओर। मेरा टारगेट क्या है बेटा, मेरा टारगेट है इन दोनों में से जिंक को निकालना। इस ओर को कैलामाइन बोलते हैं, इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ऐसी मरकरी की ओर होती है, उसको सिनाबार बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैंने बीच में लाइन क्यों लगाई बेटा, है तो ये भी सल्फाइड, पर ये बेचारा फिसड्डी मेटल है, कम रिएक्टिव है, तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मुझे बदलनी पड़ेगी। सबसे पहली स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं, हम कुछ भी करके बेटा कार्बोनेट और सल्फाइड को कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को आइसोलेट करना आसान होता है। ये वही बात है कि जिंक बेटा एक जिद्दी बच्चा है जिसने अपने साथ कार्बोनेट और सल्फाइड को पकड़ रखा है, तो हम इसको कहेंगे कि भाई तू ऐसा कर, ये टेडी बियर मेरे को दे दे, वो नहीं देगा। आपको क्या, अच्छा ये टेडी बियर भी रख और ये रोबोट भी पकड़ ले, तो जब वो उसका ध्यान रोबोट में होगा, हमने टेडी बियर छीन लिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले कार्बोनेट से ऑक्साइड में बना रहे हैं, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को आइसोलेट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज रोस्टिंग, with the help of a process roasting and calcination। कुछ फर्क नहीं है बेटा, पेपर में आएगा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में बहुत छोटे छोटे अंतर हैं, दोनों में हम हीट कर रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है, रोस्टिंग में हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग में हम जो हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास क्या होता है, ऑक्साइड बन जाता है और साथ में SO2 गैस बनती है। ये भी डिफरेंस का पॉइंट है। जो हम कैल्सिनेशन करते हैं उसमें हीट करते हैं पर ऑक्सीजन नहीं लिखनी, उसमें भी ऑक्साइड बनेगा बट गैस बनेगी CO2। तो गैस के बेसिस पे डिफरेंस हो जाएगा, किस ओर की हो रही है उसके बेसिस पे डिफरेंस हो जाएगा, और साथ में डिफरेंस ये भी हो जाएगा कि हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में किसमें ऑक्सीजन यूज करते हैं और किसमें नहीं। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास बेटा ऑक्साइड आ गया। ऑक्साइड के बाद एक प्रोसेस होता है बेटा रिडक्शन विद कोक और कार्बन, इसको बोलते हैं कोक, एक्टिवेटेड कार्बन कोक। इस प्रोसेस में हम जिंक अलग कर लेते हैं और ये अलग कर लेते हैं, मिल गया मुझे जिंक, और इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्मेल्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्मेल्टिंग, रिडक्शन विद कोक और कार्बन विल बी कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। अब तुम कहोगे सर ये भी बेचारा पड़ा हुआ है, इसका भी बता दो। बेटा इस बेचारे को भी सेम ही करेंगे, पहले हम इसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में क्या करते हैं, HgS प्लस O2 Hg प्लस SO2, सेम ही है। बाद में हम क्या करेंगे, जो मेरे पास HgO आया, जो मेरे पास HgO आया, इसको कार्बन से भी रिड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, इसको बेचारे को जनरल हीट कर दो तो Hg अलग हो जाएगा, O2 हो जाएगा अलग। वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस है ना। सिमिलरली बेटा केस आता है स्पेशल केस कॉपर का भी, कॉपर का भी स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर के लिए ना ऑटो रिडक्शन है रिएक्शन, ऑटो रिडक्शन। कॉपर की मान लो मेरे पास बेटा और है Cu2S, पहले तो इसको वही करना है, पहला स्टेप सबका सेम है, ऑक्सीजन डाल के हीट मतलब रोस्टिंग, तो बन गया Cu2O प्लस SO2। अब क्या करेंगे, इस Cu2O को क्या कार्बन से रिड्यूस करेंगे ना, क्या इसकी हीट करेंगे ना, बेटा इसको दोबारा से Cu2S के साथ रिड्यूस करा देंगे, इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं क्या, फोटो रिडक्शन। तो ये मेरे पास ऊपर आ गया, तो ये देख लेना बेटा, एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बेटा कॉपर मेरे पास निकल के आता है, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में हम क्या करने वाले हैं, हम प्योर कॉपर को आइसोलेट करते हैं। AICP याद रखना, AICP बेटा, हम टाइम से ना पीछे जा रहे हैं, 50 मिनट पे खत्म होगी ये वीडियो। AICP, एनोड पे इम्प्योर कॉपर रखा, कैथोड पे प्योर कॉपर रखा, उसके बाद बिजली के झटके दिए। जैसे बिजली के झटके दिए तो क्या होगा, एनोड के नीचे इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाएंगी, एनोड मड, जिसमें प्रीशियस मेटल्स होते हैं। और जो हमारे पास प्योर है, प्योर जो कॉपर की रोड है कैथोड पे, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, थिक होती जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। बेटा ये रिवीजन वीडियो है, अगर इसकी एक वीडियो चैनल पे पड़ी है 7 मिनट की, इसके अंदर मैंने ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। चलिए बेटा, कोरोजन आपको पता है, कोरोजन के कलर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बता दिए थे, याद रखने हैं। आयरन के कोरोजन का कलर, सिल्वर के कोरोजन का कलर, और ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी भी बेटा मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। क्या हमें कोरोजन के लिए सिर्फ एयर चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें दोनों चीजें चाहिए। तो हमने तीनों टेस्ट ट्यूब में बेटा अलग अलग कंडीशन क्रिएट करी। देखो CaCl2 इसलिए डाला था ताकि ये सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, तो मॉइस्चर के बिना कोरोजन नहीं लगा। ऊपर ऑयल की लेयर लगा दी ताकि हम इसके अंदर क्या ना डाल पाए, हम इसके अंदर ऑक्सीजन ना डाल पाए, तो भी कोरोजन नहीं हुआ। जब दोनों चीजें हमने दी, ऑक्सीजन भी दिया, वाटर भी दिया, तो कोरोजन पॉसिबल हो पाया। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए बेटा बहुत सारे मेथड मैंने पहले ही डिस्कस कर दिए। एलओए बनाएंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे, टिनिंग करेंगे। एक और चीज मेरे मन में आ रही है बेटा, एनोडाइजिंग। एक और चीज मेरे मन में आ रही है, एनोडाइजिंग। बेटा एनोडाइजिंग एक टेक्निक होती है जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़वा देते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की प्रोसेस को चढ़वाना इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, दैट इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखा जाए हमारे पास टोटल वीडियो खत्म होने में 7-8 मिनट है, बट हम कोशिश करेंगे 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके 10-12 मिनट में इस चैप्टर को क्विकली रिवाइज करें। देखो मैंने एलोट्रोप से शुरू किया। इससे पहले कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, कार्बन टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। कार्बन लंबी लंबी चेन बना सकता है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। सल्फर भी शो करता है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, बट कार्बन जैसी जबरदस्त कैटेनेशन की प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है। क्या कार्बन आयनिक कंपाउंड बना सकता है? बिल्कुल नहीं। C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं। क्या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? नहीं बेटा, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो सारा उसमें लिख रखा है कि प्रोटॉन्स का नंबर इतना है, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए मतलब टाइटली पकड़ के रखेगा तो डोनेट नहीं कर पाएगा, होल्ड कर पाने मुश्किल होंगे। तो वो कहता है कि भाई ना तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, सिंपल सी बात है, मैं बनाऊंगा कोवलेंट बॉन्ड। अब कार्बन के बेटा एलोट्रोप्स हैं। देखो एलोट्रोप हो जाए, होमोलोगस सीरीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, याद रखना इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। याद रखेंगे बेटा, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिश्र फ्लोरीन पढ़ना है आपने थोड़ा सा। देखा जाए एलोट्रोप तो बेटा कार्बन के 100 से ज्यादा हैं, पर आपके सिलेबस में 2 हैं, 3 कह लो, तीसरे का थोड़ा बहुत आपने पढ़ना है। फटाफट से 30 सेकंड में क्विक रिवीजन। डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट कंपैरेटिवली लेस हार्ड होता है। रीजन हार्डनेस का, टेट्राहाइड्रल पैक स्ट्रक्चर। लेस हार्ड का रीजन, लेयर्ड स्ट्रक्चर। डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। एक सेंट्रल कार्बन 4 दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट के अंदर बेटा एक जो कार्बन है वो 3 दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होता है, एक इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के पास फ्री होगा, जिसकी वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तीसरा है हमारे पास बकीबोल्स, बकमिश्र फ्लोरीन। इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टीज के इंटरमीडिएट होती है। चलिए बेटा नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास बेटा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन में बेटा एक बेसिक सी बात सुन लो, CnH2n+2 मतलब हमारे पास एल्केन, मतलब हमारे पास एल्केन। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। CnH2n मतलब एल्कीन, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। CnH2n-2 दैट इज एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे हमने फॉर्मूला लगाया। जितना कार्बन का नंबर हाइड्रोजन का नंबर डबल करके 2 मिला दें तो एल्केन, जितना कार्बन का नंबर हाइड्रोजन का नंबर डबल कर दे तो एल्कीन, जितना कार्बन का नंबर हाइड्रोजन का एटम नंबर डबल करके 2 घटा दे तो एल्काइन। याद रखना सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं, डबल और ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड। जैसे C3H3 का डबल 6 और 2 8, C3H8, C3H6, C3H4, 6 का 2 -4।
बेटा क्विकली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। वैसा तो कोई है नहीं जो पहली बार देख रहा है वीडियो, रिवाइज कर रहे हैं क्विकली, है ना। ऑलरेडी 41 मिनट के आसपास टाइम हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बेटा आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका बेसिक फॉर्मूला सेम होगा, जैसे C4H10, दूसरे का भी C4H10, पर दोनों की जो शेप्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे देखो CH3 CH2 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 CH3, ये C4H10, बट मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CH3 CH CH3 CH3, दोनों में देख लो C4 है H10 है, पर दोनों की शेप अलग है, और शेप अलग होती है बेटा, स्ट्रक्चर अलग होते हैं, तो इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है। तो ब्यूटेन और पेंटेन के आइसोमर्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें। हालांकि ये आईयूपीएससी का बेटा पार्ट है, बट मैं थोड़ा जल्दी में बताऊंगा, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम पे एक्सप्लेन कर पाना, बट ये फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना बेटा अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंबल है OH। अगर कहीं पे OH दिख जाए तो अल्कोहल है, CHO दिख जाए तो एल्डिहाइड है। अब CHO बेटा ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। कीटोन C डबल बॉन्ड O, तो CO हो या C डबल बॉन्ड O तो कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, COH को बेटा कई बार ऐसे भी लिख देते हैं COOH, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही बात है। इनके हिसाब से ना बेटा कंपाउंड के पीछे सफिक्स लगते हैं, जैसे अल्कोहल के पीछे ओल लगता है, एल्डिहाइड के पीछे अल लगता है, कीटोन के पीछे ओन लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे ओइक एसिड लगता है। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या बेटा, होमोलोगस सीरीज एक परिवार है जिसके अंदर ना डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जनरल फॉर्मूला तुम्हें पता है, अभी बताया CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। अब याद क्या रखना है बेटा, होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अगेन सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, अलग। जितना लंबा चेन, जितनी लंबी कार्बन की चेन बेटा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही, पिछले साल क्वेश्चन था, जितनी कार्बन की चेन लंबी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा। और एक और बात याद रखना बेटा, एक मेंबर दूसरे मेंबर से, एक मेंबर दूसरे मेंबर से, मान लो C3H8 C4H10 C5H12, देख के पता चला ना डबल में 2 ऐड है, तो ये अल्केन की है। एक मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 से डिफर करता है, इनका डिफरेंस देखो, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, और CH2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर होता है तो दूसरे मेंबर से बेटा 14 एटॉमिक मास यूनिट से डिफर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज। क्लियर। अब प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, एक ओवरव्यू दे देता हूं बेटा। आईयूपीएससी नेम बहुत सिंपल आने वाले हैं पेपर में। एक पहले प्रीफिक्स लगता है नाम से पहले, है ना, वो प्रीफिक्स क्या हो सकता है, वो प्रीफिक्स हो सकता है क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो। वर्ड रूट होता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, 1 कार्बन है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। अगर हमारे पास बेटा लास्ट में जो सफिक्स होते हैं, ज्यादातर सफिक्स हमारे पास प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी। प्राइमरी का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो लगा देना एन, डबल बॉन्ड है तो लगा देना इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो लगा देना आइन। सिमिलरली अगर मेरे पास सेकेंडरी सफिक्स है तो बेटा सेकेंडरी सफिक्स का मेरे पास एग्जांपल आता है जो अभी बताया था, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा। क्लियर। इसके बाद बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इथेनॉल, इथेनॉल के ऊपर बेटा ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इथेनॉल अल्कोहल बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्लियर। तो फॉर्मूला इसका CH3 CH2OH भी हो सकता है, और CH3 CH2OH भी, अच्छा सेम ही लिख दिया, C2H5OH भी हो सकता है। क्लियर है ना। यहाँ पे बेटा प्योर इथेनॉल, यहाँ पे इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब क्या होता है, प्योर अल्कोहल। जब मैं इसमें मिथेनॉल मिला दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, डीनेचर्ड अल्कोहल। क्लियर। स्मॉल प्योर इथेनॉल तो बेटा पॉइजनस होता है, प्योर इथेनॉल नहीं आप पी सकते, पॉइजनस होता है। क्लियर। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा कुछ रिएक्शंस हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की मैं बात करूंगा, बाकी ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वैसे, कि क्या होगा जब सोडियम का पीस, एक सोडियम का टुकड़ा आपने अल्कोहल में गिर दिया तो क्या होगा, तो सोडियम का टुकड़ा जब आपने अल्कोहल में गिरा तो सोडियम इथोक्साइड बनेगा CH3 CH2ONA। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा डिहाइड्रेशन, ये तो छपी पड़ी है बेटा पेपर में, कंफर्म आएगी रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी तुम्हें करवाई है। CH3 CH2OH, जब भी अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करना बेटा, बहुत बार बता दिया,
H2SO4 यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो पानी खींच लेता है इसमें से और बना देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड बेटा, ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ग्लेशियर की तरह दिखता है ये, है ना। इसका जो 290 केल्विन है ये भी इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये कोल्ड क्लाइमेट में जम जाता है, इस वजह से ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड की तरह ये बेटा, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो ना। CH3COOH को इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। एस्चरिफिकेशन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जब अल्कोहल और एसिड को मिलाते हैं तो एस्चरिफिकेशन, एस्चर बनता है, और एस्चरिफिकेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एसिड और अल्कोहल को मिलाया जा रहा है, अल्कोहल और एसिड को मिलाया जा रहा है तो क्या बनता है, एस्चर बनता है। क्लियर, इन दोनों को जब मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, एस्चर बन रहा है, बिल्कुल सही। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, इसकी एक्टिविटी भी है, धीरे धीरे आप इसको मिलाओगे, हीट करोगे, बॉम करोगे। जब एस्चर को तोड़ेंगे, जब एस्चर को ब्रेक करेंगे बेटा अल्कली की प्रेजेंस में, एस्चर को तोड़ेंगे अल्कली की प्रेजेंस में, तो हमें वापस से क्या मिलेगा, एक सोप मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और याद रहे बेटा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन अपोजिट होता है एस्चरिफिकेशन रिएक्शन के। क्लियर, अब ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सोप और डिटर्जेंट बेटा लास्ट टॉपिक, हमने कंप्लीट केमिस्ट्री के लास्ट में पहुंच गए। सोप, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। डिटर्जेंट, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद क्या रखने योग्य बात है, याद रखने योग्य बात यह है बेटा, जो सोप हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पोल्यूशन कोज नहीं करते। डिटर्जेंट पोल्यूशन कोज कर देते हैं। बट एक चीज और याद रखनी है, सोप का क्लीनिंग एक्शन वीक होता है क्योंकि ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब रिएक्ट कर जाते हैं हार्ड वाटर के साथ, कपड़े क्लीन नहीं होंगे क्योंकि ये इनसोल्यूबल मास बना देते हैं, दैट इज कम। जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर हो, सॉफ्ट वाटर हो, सबके साथ काम में लाए जा सकते हैं। जैसे ही बेटा आप एक गंदे कपड़े को पानी में डालते हो तो ये जो डिटर्जेंट या सोप मॉलिक्यूल है, ये लाल कलर का जो डस्ट मैंने दिखाया है, इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि बेटा इसके दो पार्ट्स होते हैं डिटर्जेंट के। एक होता है पोलर पार्ट, हेड पार्ट, और टेल पार्ट होता है नॉन पोलर पार्ट, जो पानी से दूर भागता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर को मिसल बोलते हैं, और मिसल बनने के कारण ही बेटा कपड़ा साफ होता है। जब मिसल बन जाते हैं ना, फिर हम कपड़े को एजिटेट करते हैं, इसकी वजह से मिसल उखड़ के अलग हो जाता है, और जब ये उखड़ेगा तो अपने साथ ये डस्ट पार्टिकल को भी ले जाएगा, तो कपड़ा हो जाएगा क्लीन। क्लियर, होपफुली बेटा आपको ये कंप्लीट केमिस्ट्री की रिवीजन अच्छी लगी होगी। सोप और डिटर्जेंट का बेटा मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली बेटा आपको बहुत सही लगी होगी ये वीडियो, कि कम टाइम में आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री रिवाइज होगी। कोशिश करना एग्जाम से सुबह भी इसको थोड़ा सा स्पीड अप में करके, वैसे तो मैंने ऑलरेडी स्पीड में बोला, बहुत जल्दी जल्दी बोला बेटा, 100 के करीब स्लाइड्स थी वो मैंने कंप्लीट करी हैं। कोशिश करना कि आप एग्जाम की सुबह भी इसको फटाफट से रिवाइज करके चले जाओ। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।